बहुत पुरानी बात है। नीले आसमान को छूने वाले ऊंचे और घने पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव के किनारे से कालिंदी नाम की एक सदानीरा नदी बहती थी, जिसका जल आईने की तरह साफ और मीठा था। चंदनपुर के लोग बहुत गरीब थे। वे दिन भर खेतों में मेहनत करते और जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के सबसे जर्जर और टूटे हुए झोपड़े में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। गौरी की उम्र 18 वर्ष के आसपास रही होगी। वो गांव की एक बूढ़ी और सख्त मिजाज औरत रमा काकी के साथ रहती थी। रमा काकी उसे अपनी सगी बेटी नहीं मानती थी। वो उसे दिन भर ताने मारती और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। गौरी सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, चक्की पर अनाज पीसती, मीलों दूर कुएं से पानी भरकर लाती और फिर जंगल में लकड़ियां बीनने चली जाती। उसके कपड़े फटे पुराने और पैबंद लगे होते थे। उसके पैरों में कभी कोई चप्पल नहीं रही। इन सब के बावजूद गौरी का मन और उसका रूप दोनों ही किसी खिले हुए कमल के समान थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा तेज और सुकून था जो फटे चीथड़ों में भी छिप नहीं पाता था। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी और गहरी थी और उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। गांव वाले अक्सर आपस में बात करते थे कि गौरी की चाल ढाल और उसके संस्कार किसी गरीब अनाथ लड़की जैसे नहीं, बल्कि किसी राजघराने की बेटी जैसे लगते हैं। लेकिन गौरी को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गौरी के गले में हमेशा काले धागे में पिरोया हुआ सोने का एक आधा टूटा हुआ ताबीज लटकता रहता था। उस ताबीज पर सूरज और कमल की एक अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी। रमा काकी ने उसे बचपन से ही हिदायत दी थी कि वह इस ताबीज को कभी अपने गले से न उतारे और न ही किसी को दिखाए, क्योंकि यही उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। चंदनपुर से कई योजन दूर पहाड़ों के उस पार कंचनगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। कंचनगढ़ के राजा विक्रम सिंह और रानी देवकी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के महलों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। आज से 18 साल पहले जब रानी देवकी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया था, तब पूरे राज्य में जश्न मनाया गया था। उस नन्ही राजकुमारी का नाम अनन्या रखा गया था। राजकुमारी अनन्या के जन्म के कुछ महीने बाद राजा और रानी कालिंदी नदी में नौका विहार के लिए गए थे। अचानक मौसम ने एक भयानक करवट ली। काले घने बादल आसमान में ऐसे छा गए मानो दिन में ही रात हो गई हो। प्रचंड आंधी और तूफान के साथ कालिंदी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उस जल प्रलय में राजा की शाही नौका पलट गई। सैनिक और गोताखोर राजा और रानी को तो बचाने में सफल रहे, लेकिन नन्ही राजकुमारी अनन्या उस तेज बहाव में कहीं बह गई। राजकुमारी को एक छोटी सी टोकरी में सुलाया गया था, जो लहरों के साथ ओझल हो गई। रानी देवकी उस दिन के बाद से कभी खुलकर नहीं मुस्कुराई। उन्होंने रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई राज्यों में सैनिक भेजे, लेकिन राजकुमारी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। राजकुमारी के गले में सोने का एक ताबीज था, जो उनके राजघराने का प्रतीक था, आधा सूरज और एक खिलता हुआ कमल। उस ताबीज को 2 हिस्सों में बनाया गया था। एक हिस्सा राजा के पास था और दूसरा राजकुमारी के गले में पहनाया गया था। हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर कंचनगढ़ में एक विशाल भंडारा होता था, जहां पूरे राज्य के गरीबों और अनाथों को भोजन और वस्त्र बांटे जाते थे। रानी देवकी आज भी घंटों महल की खिड़की से कालिंदी नदी की ओर इसी आस में देखती रहती थी कि शायद नदी उनकी खोई हुई अमानत वापस लौटा दे। समय अपनी गति से चलता रहा। इस वर्ष राजकुमारी अनन्या का 18वां जन्मदिन था। कंचनगढ़ में इस बार और भी बड़े आयोजन की तैयारी थी। उधर चंदनपुर में रमा काकी बीमार पड़ गई थी।
घर में अन्न का एक दाना नहीं था। गौरी ने फैसला किया कि वो जंगल के भीतरी हिस्से में जाकर कुछ खास दुर्लभ जड़ी बूटियां लाएगी, जिन्हें शहर के वैद्य अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। गौरी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और एक छोटी सी टोकरी लेकर घने जंगल में प्रवेश कर गई। ये जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गई। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में दौड़ी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके कपड़े बेहद कीमती लेकिन फटे और धूल में सने हुए थे, एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़े हैं। उनके पैर में एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया था और खून बह रहा था। वे बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि कंचनगढ़ के राजगुरु महर्षि विद्याधर थे। वे कुछ सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए और जंगली जानवरों का शिकार बन गए। गौरी बिना किसी डर के उनके पास गई। उसने तुरंत पास से ही कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पत्थरों पर पीसा और राजगुरु के घाव पर लगा दिया। खून रोकने के लिए उसने अपनी पुरानी चुनरी का एक साफ हिस्सा फाड़ा और उसे उनके पैर पर कसकर बांध दिया। जब गौरी राजगुरु को सहारा देकर बिठा रही थी, तब उसके गले से वो पुराना काला धागा और सोने का आधा टूटा हुआ ताबीज बाहर आ गया। ताबीज पर पड़ते ही राजगुरु की आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज और कमल का वो शाही प्रतीक। राजगुरु के हाथ कांपने लगे। उन्होंने हाफते हुए पूछा, बेटी, ये ताबीज, ये तुम्हें कहां से मिला? गौरी ने झिझकते हुए कहा, बाबा, ये तो बचपन से ही मेरे गले में है। मेरी रमा काकी कहती है कि जब मैं उन्हें मिली थी, तब भी ये मेरे गले में बंधा था। राजगुरु का दर्द जैसे पल भर में गायब हो गया। उन्होंने गौरी के चेहरे को ध्यान से देखा। रानी देवकी की ही तरह उसकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे की बनावट हुबहू कंचनगढ़ के राजघराने जैसी थी। राजगुरु समझ गए कि ईश्वर ने आज उन्हें इस जंगल में भटकने का क्या फल दिया है। राजगुरु को कुछ ही देर में उनके सैनिकों ने ढूंढ लिया। राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की को पूरे सम्मान के साथ गांव तक छोड़ा जाए। अगले ही दिन चंदनपुर गांव में एक अभूतपूर्व दृश्य था। दर्जनों घुड़सवार सैनिक, शाही रथ और स्वयं कंचनगढ़ के महामंत्री गांव में प्रवेश कर चुके थे। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। रथ सीधा रमा काकी की झोपड़ी के सामने जाकर रुका। जब महामंत्री अंदर गए तो रमा काकी डर के मारे कांपने लगी। महामंत्री ने उन्हें अभय दान देते हुए पूछा, माई, डरो मत, बस हमें सच सच बताओ कि ये बच्ची तुम्हें कहां और कैसे मिली थी? रमा काकी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज, 18 साल पहले जब कालिंदी नदी में वो भयंकर बाढ़ आई थी, तब मैं नदी के किनारे लकड़ियां बीन रही थी। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर सी टोकरी पानी में बहती हुई किनारे की झाड़ियों में फंस गई है। उस टोकरी में एक नन्ही सी बच्ची थी जो भूख से रो रही थी। उसके गले में ये सोने का ताबीज था। मैं बेसहारा थी, इसलिए बच्ची को अपने साथ ले आई और उसका नाम गौरी रख दिया। मैंने ताबीज इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मुझे लगा कि ये बच्ची किसी बड़े घर की है और शायद कभी इसके अपने इसे ढूंढते हुए आए। ये सुनते ही महामंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, ये कोई साधारण लड़की नहीं है माई, ये कंचनगढ़ की खोई हुई राजकुमारी अनन्या है। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। गौरी अवाक खड़ी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो सच हो रहा था। गौरी को शाही रेशमी वस्त्र पहनाए गए और उसे एक स्वर्णिम रथ में बैठाकर कंचनगढ़ की ओर ले जाया गया। पूरे रास्ते गौरी के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। जब रथ कंचनगढ़ के राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो राजा विक्रम सिंह और रानी देवकी पहले से ही वहां बेतहाशा दौड़ते हुए आ चुके थे। राजगुरु ने उन्हें पहले ही संदेश भेज दिया था। गौरी रथ से नीचे उतरी। उसकी चाल में संकोच था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक राजसी चमक थी। रानी देवकी ने कांपते हाथों से गौरी के गले का वो ताबीज देखा। राजा विक्रम सिंह ने
अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी पोटली से ताबीज का दूसरा आधा हिस्सा निकाला। जब दोनों हिस्सों को मिलाया गया तो वे एकदम सटीक बैठ गए, एक पूरा सूरज और एक पूर्ण खिलता हुआ कमल। मेरी बच्ची, मेरी अनन्या, रानी देव की फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने गौरी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। राजा विक्रम सिंह की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। 18 वर्षों का सूखा और दर्द आज एक ही पल में धुल गया था। पूरे राज्य में शंख और नगाड़े बजने लगे। राजमहल को दियों और फूलों से ऐसे सजाया गया जैसे दिवाली आ गई हो। जिस राजकुमारी की याद में कल तक सिर्फ गरीबों को भोजन कराया जाता था, आज उसी राजकुमारी ने अपने हाथों से प्रजा को मिठाई बांटी। गौरी, जो अब राजकुमारी अनन्या बन चुकी थी, उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। उसने राजा से कहकर रमा काकी को राजमहल में सम्मान के साथ रहने के लिए बुला लिया। रमा काकी को अपने कठोर व्यवहार पर बहुत पछतावा था, लेकिन गौरी ने मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया और कहा, काकी, अगर तुमने उस दिन मुझे नदी से नहीं निकाला होता तो आज मैं जीवित ही नहीं होती। राजकुमारी अनन्या ने चंदनपुर गांव का कायाकल्प करवा दिया। वहां पक्के मकान, स्कूल और अस्पताल बनवाए गए। वो केवल नाम की राजकुमारी नहीं थी, उसने गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा था, इसलिए वो प्रजा का दुख दर्द सच्चे मन से समझती थी। और इस तरह फटे कपड़ों में रहने वाली वो नेक दिल लड़की न केवल कंचनगढ़ की राजकुमारी बनी, बल्कि अपनी दयालुता और प्रेम के कारण पूरे राज्य के लोगों के दिलों की रानी भी बन गई। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी स्टोरी लाइट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।